हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो आपके पास टाइम है वो सब आप रिवीजन में लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। यदि आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो आपका पुराना है उसको भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटर है, ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, जो कुछ पढ़ा है उसी को आप लोग रिवाइज करके जाइए। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है और ये है हमारी 1000 क्वेश्चन की भूगोल की सीरीज़। इसमें हम कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन। 450 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? जो खैबर दर्रा है ये किन दो देशों को जोड़ता है? सो इसका सही आंसर है, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करें ताकि वो क्वेश्चंस आपके काम आ सकें। सो खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खैबर दर्रा किस पर्वत में है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में है और पाकिस्तान को ये अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में आक्रमणों का प्रमुख मार्ग रहा है। जो भारत में बहुत से आक्रमण हुए हैं वो इसी खैबर दर्रा की वजह से हुए हैं। जो विदेशियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया है वो खैबर दर्रा होते हुए हमारे भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस देश में है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। भंडारण किस देश में है, वो भी बॉक्साइट का, पूरे विश्व के लेवल पर पूछा गया है। सो इसका सही आंसर है गिनी। गिनी विश्व का लगभग 25% बॉक्साइट भंडार रखता है। भारत का मुख्य भंडार उड़ीसा और झारखंड में है। विश्व के लेवल पर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण गिनी देश में होता है। और हमारे भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस भू आकृतिक काल में हुई थी? अरावली पर्वत का आपको टाइम पीरियड बताना है, ये कब बना है। सो ये बना था प्री कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो अरावली है ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और नवीन का, यदि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण पूछा जाए तो जो हमारा हिमालय है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और अरावली प्राचीन का उदाहरण है। कोपरनिकस कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? कोपरनिकस कार्यक्रम तो ये रिलेटेड है अंतरिक्ष और पृथ्वी अवलोकन से रिलेटेड है। कोपरनिकस कार्यक्रम यह यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। ये किसका है? यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का है पृथ्वी के अवलोकन के लिए, जिसका नाम क्या है? कोपरनिकस। इसका संचालन ESA करता है। एक एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मोनार्क तितली का प्रवास किस महाद्वीप में होता है? मोनार्क तितली, सो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। जो मोनार्क तितली है ये कौन से महाद्वीप में देखने को मिलती है? उत्तरी अमेरिका। यह कनाडा मेक्सिको तक हज़ारों किलोमीटर तक प्रवास करती है। उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, मेक्सिको है और USA है, यहाँ ये आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी अमेरिका में 3 मेन प्रोविंस है, कनाडा हो गया, USA हो गया और मेक्सिको। यह जैव विविधता संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है। मोनार्क तितली। रूरल बैंक ऑफ वर्ल्ड किस संगठन को कहा जाता है? रूरल बैंक ऑफ वर्ल्ड तो ये कहा जाता है IFAD। IFAD ये क्या है? रूरल बैंक ऑफ वर्ल्ड। यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर कार्य करता है। ये इसका मुख्य काम क्या है? गरीबी उन्मूलन। और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसी का खारपान कितना है? डेड सी, ओके, ये लिखा हुआ है डेड सी। डेड सी
इंग्लिश में डेड सी को बोलते हैं मृत सागर, सॉरी हिंदी में बोलते हैं डेड सी को मृत सागर। तो इसकी आपको सैलिनिटी बतानी है, खारापन कितना है इसका। सो इसका है 34%। पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार बताना है आपको, ये कहाँ पर है, और ये बाघों के लिए फेमस है, और ये सिचुएटेड है केरला में, केरल में। केरल की राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर बताना है, ये संबंधित है आपका प्रशांत महासागर। इसमें बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यह ज्वालामुखी और भूकंपों का सक्रिय क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं, जो प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है। यहाँ पर विश्व के 75% से ज़्यादा क्या आते हैं, ज्वालामुखी, वो भी सक्रिय वाले। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये प्रायद्वीपीय नदी है। चेरापूंजी में अधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? जो चेरापूंजी है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम में होता है, और मासिनराम के साथ साथ चेरापूंजी में भी अधिक होता है। तो मासिनराम में भी होता है, यदि ऑप्शन में मासिनराम है तो आपको मासिनराम करना है, और यदि चेरापूंजी है तो चेरापूंजी करना है। तो चेरापूंजी में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसके पीछे का कारण बताना है। वहाँ का जो ओरोग्राफिक इफ़ेक्ट है, जो वहाँ का पर्वतों का इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ियाँ आने वाली पवनों को रोकती हैं, जो मेघालय में खासी की पहाड़ियाँ हैं, उसी की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। रोरिंग फोर्टीज क्या है? रोरिंग फोर्टीज आपको बताना है क्या है। ये दक्षिणी गोलार्ध की तीव्र पवनें हैं, रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज ये दक्षिणी गोलार्ध की तीव्र पवनें हैं, और इनका लैटिट्यूड क्या है? 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच बहती हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क किस प्रकार की स्थलाकृति के समीप स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। और इसके आसपास कौन सी स्थलाकृति है? तो ये है समुद्री तट के आसपास, समुद्री तट। यह उड़ीसा के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यहाँ पर है उड़ीसा, और यहाँ उड़ीसा का एक ज़िला है पुरी, और यहीं पर है सूर्य मंदिर, और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। ओल्डुवाई गॉर्ज किसके लिए प्रसिद्ध है? ओल्डुवाई गॉर्ज बताना है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है, मानव विकास की जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं। यह तंजानिया में स्थित है। मानव पूर्वजों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। जगह का नाम आपको याद रखना है, ओल्डुवाई गॉर्ज। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव पश्चिमी यूरोप की जलवायु पर पड़ता है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु पर नॉर्थ अटलांटिक। और यह गल्फ़ स्ट्रीम का विस्तार है। और गल्फ़ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि गल्फ़ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गल्फ़ स्ट्रीम है आपकी गर्म जलधारा। गा से बनेगा गर्म, और गा से बनेगा गल्फ़ स्ट्रीम। ये आपकी ट्रिक है, गा से गल्फ़, गा से गर्म, गा से गल्फ़, गा से गर्म। यह यूरोप की जलवायु में अपेक्षाकृत गर्म रहती है। माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना एक प्रकार का ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पर स्थित है? इटली में। एटना इटली। इसकी ट्रिक है टा, दोनों के बीच में क्या आ रहा है? टा आ रहा है। इटली एटना, एटना और इटली। आपको क्या पकड़ना है इसमें से? टा। इसके बीच में भी टा है, इसके बीच में भी टा है। और इटली का एक द्वीप है, इटली में भी सिसिली द्वीप पर ये स्थित है। यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो वो है माउंट एटना, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सतलज नदी।
यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है। इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैदानी चक्रवात इंग्लिश में कहलाते हैं टॉर्नेडो। किस महाद्वीप में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, विशेष अमेरिका के टॉर्नेडो एली में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये है जर्मनी, और जर्मनी कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। यह घने चीड़ और देवदार जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ पर आपको कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे? चीड़ और देवदार। डैन्यूब नदी का उद्गम यहीं से होता है। हडसन बे किस देश में स्थित है? हडसन बे बताना है आपको, तो ये स्थित है कनाडा में। हडसन है कनाडा में और कनाडा है उत्तरी अमेरिका में। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन बे। इसका नाम खोजी हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया था। इसका नाम किसके नाम पर रखा है? हेनरी हडसन। खोजी हेनरी हडसन। माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया। माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, और तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में और तंजानिया है अफ्रीका में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है किबो। और इस किबो की ऊंचाई है 58-95 मीटर। यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। तंजानिया है अफ्रीका महाद्वीप में, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किबो। भूकंपीय तरंगों का सबसे तेज प्रभाव कौन सी लहरें करती हैं? कौन सी तरंगें करती हैं? तो ये होती हैं पी वेव्स, सबसे खतरनाक होती हैं। ये प्राथमिक तरंगें कहलाती हैं। ठोस, द्रव और सभी माध्यम में चल सकती हैं ये। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? जो ग्रीनलैंड है ये किस देश का हिस्सा है? तो ये है डेनमार्क का। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। इंडोनेशिया किस कारण से भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है? इंडोनेशिया मतलब क्या रीज़न है कि यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो टेक्टोनिक प्लेटों के संयोग से यहाँ पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान। जो आसियान एक संगठन है, तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में। पॉलिटी में, राजनीति में आपका जो एक टॉपिक है प्रमुख संगठन, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। जकार्ता कहाँ पर है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, इस वजह से इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आग जलती हो। जब ज्वालामुखी आते हैं तो आग निकलती है, लावा निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। एक रिंग बन गई है अग्नि की, ऐसे रिंग ऑफ फायर। यह सुनामी की घटनाएँ भी बार बार होती हैं। जब भूकंप आता है जिसकी वजह से समुद्रों की जो लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से क्या आती है? सुनामी आती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? हमारे मध्य प्रदेश में, और ये जो मेघा पाटेकर हैं उनने क्या एक आंदोलन शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये किस उद्देश्य से किया गया था? बांध निर्माण। इसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया। बड़े बांधों से विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति के विरुद्ध था। जो बांध बनाए जाते इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा लॉस होता है और भूकंप जैसी कंडीशंस बनती हैं, इस वजह से इसका विरोध किया था किसने? मेधा पाटकर ने। और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका नाम था। थार मरुस्थल किस कारण से बना है? थार मरुस्थल के बनने का रीज़न बताना है। क्या रीज़न है कि थार मरुस्थल बना? तो यहाँ पर वर्षा छाया प्रभाव है, मतलब बारिश बहुत कम होती है। और ये जो राजस्थान है, राजस्थान रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया हिंदी में कहलाता है वर्षा छाया प्रभाव। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आटाकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका। आटाकामा है दक्षिण अमेरिका में।
दक्षिण अमेरिका में यह चिली में स्थित है। जो ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में, और वहीं पर है आटाकामा का मरुस्थल। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। आटाकामा को विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये किस प्रकार का डेल्टा है? तो ये है आर्कुएट वेट, और इसी को बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। झील टिटिकाका किस कारण से प्रसिद्ध है? जो टिटिकाका झील है, इसके प्रसिद्ध होने का क्या कारण है? सो इसका सही आंसर है इसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। पेरू और बोलीविया कौन से महाद्वीप में आते हैं? दक्षिण अमेरिका। जो ये देश हैं पेरू और बोलीविया, ये किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में, और यहीं पर स्थित है टिटिकाका झील। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी किन राज्यों में फैला हुआ है? ये आपको बताना है किन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है। किससे संबंधित है? मिलेनकोविच चक्र, एक चक्र है मिलेनकोविच साइकिल, ये किससे रिलेटेड है? ये आपको बताना है। तो ये रिलेटेड है आपका जलवायु परिवर्तन से। यह पृथ्वी की कक्षा झुकाव और पूर्वगमन से जुड़ा हुआ है। भारत का कौन सा पठार जल विभाजक है? नाम बताना है कौन सा पठार जल विभाजक है। तो ये है आपका ए नंबर, मालवा का पठार। राइट ऑप्शन मालवा का पठार। यहाँ से नर्मदा पश्चिम और चंबल यमुना नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और ये भारत का जल विभाजक माना जाता है। डोलड्रम क्षेत्र किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है? डोलड्रम आपको बताना है। तो ये है आपका 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश। ये है हमारी पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा। तो ये है और ये है 0 डिग्री, ऊपर है 5 डिग्री, नीचे भी है 5 डिग्री। तो 0 से 5 डिग्री उत्तर, 0 से 5 डिग्री दक्षिण में डोलड्रम क्षेत्र पाया जाता है, और इसको ये बोलते हैं भूमध्यरेखीय निम्न दाब क्षेत्र। जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो दाब होता है वो कैसा होता है? कम होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस कारण से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सो इसका कारण है अपादगाद निक्षेपण यहाँ पर होता है। भारत में भूमिगत जल दोहन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? भूमिगत जल का दोहन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है पंजाब में। एल्गिन मार्बल्स किस देश की सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये स्थित है यूनान में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? रीज़न बिहाइंड सुनामी बताना है आपको। तो ये है भूकंप। भूकंप की वजह से क्या आती है? सुनामी आती है। सुनामी को कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हो? समुद्र तल में अचानक भूगर्भीय हलचल से ये उत्पन्न होती हैं। जब भूगर्भीय हलचल होती है तो समुद्र की जो लहरें हैं ये ऊपर उठती हैं, और जो तटीय इलाके होते हैं उनको जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये आपको याद रखना है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी का उदाहरण है। ये बहुत भयंकर सुनामी आई थी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट होते हैं इसलिए इसको मैंने कवर किया है। ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी भाग। ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया तो जैसे आपने पता कर लिया, लेकिन यदि उसमें भी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। भारत का कौन सा राज्य ब्लैक राइस काला चावल उत्पादन के लिए फेमस है? तो ये फेमस है मणिपुर। मणिपुर में काला चावल होता है और इसको ही बोलते हैं चकहाव कहा जाता है। जो मणिपुर का काला चावल है तो ये इसको बोलते हैं चकहाव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व अधिक होते हैं। ये इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में।
राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण यहाँ होता है। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पर कौन से पक्षी का संरक्षण है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। लॉस पठार किस देश में स्थित है? लोएस या लॉस पठार ये किस देश में स्थित है? तो ये है आपका चीन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह हवा से उड़कर जमा हुई धूल की परतों से बना है। इसकी विशेषता क्या है? जो हवा से धूल उड़ती है और निक्षेपित हो जाती है, उससे ये लॉस पठार बना है या लोएस पठार बना है, और ये चीन में है। यह होंगो नदी इस क्षेत्र में बहती है। कोपिन जलवायु वर्गीकरण में ओ का अर्थ क्या है? AW का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, सवाना। ए डिनोट करता है उष्णकटिबंधीय को और W शुष्क सर्दी को। यह अफ्रीका और ब्राज़ील में प्रमुख है। रेगुर मिट्टी का सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? रेगुर मिट्टी का मतलब होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, और ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसमें कपास बहुत अच्छा ग्रो करता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस कारण संकटग्रस्त है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। क्या रीज़न है कि इसमें संकट है? तो प्रदूषण और समुद्री ताप वृद्धि, इस वजह से ये संकट में है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस भू आकृतिक विशेषता में बहती हैं? तो ये बहती हैं भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली। इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। सैटेलाइट इमेजिंग में NDVI किसका सूचक है? तो ये सूचक है वनस्पति के स्वास्थ्य का। NDVI रिलेटेड है आपके वेजिटेशन से। फुल फॉर्म नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, पूरा नाम पता होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। यह उपग्रह चित्रों से हरियाली का विश्लेषण करता है। NDVI हरियाली के बारे में बताता है। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये है यूनेस्को के द्वारा। यह MAB के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत है? मैन एंड बायोस्फीयर। भारत में सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। खैबर दर्रा किसे जोड़ता है? अभी हम पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान को ये अफगानिस्तान से जोड़ता है। ज्वालामुखी द्वीप का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये है हवाई द्वीप समूह। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मोना लोआ, मोना कोआ सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल किस फसल से संबंधित है? फसल का नाम बताना है। तो गोल्डन ट्रायंगल रिलेटेड है अफीम से। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस का क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का के अंतर्गत आता है गोल्डन ट्रायंगल के अंदर। स्वर्णिम त्रिभुज, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज। तो M फॉर म्यांमार, T से थाईलैंड और L से बनेगा लाओस। तो MTL क्या है आपका? गोल्डन ट्रायंगल। और इन देशों में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है और ये क्या बनाते हैं मिलकर के? गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ अवैध अफीम उत्पादन प्रसिद्ध है। कैरिबियन द्वीप मुख्य रूप से किस भू आकृति से बने हुए हैं? तो ये बने हैं प्रवाल द्वीप और ज्वालामुखी द्वीप से। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव किस फसल पर देखा गया? तो ये देखा गया था गेहूं और धान पर प्रमुख इसका प्रभाव देखा गया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख क्षेत्र रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो पंजाब, जो उत्तरी भारत है वो। पंपा सरोवर किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर बताना है। तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। पंपा इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटक में जो हम्पी जिला है उसके आसपास ये स्थित है। जॉर्डन नदी किन दो जलाशयों को जोड़ती है? जॉर्डन नदी बताना है। तो मृत सागर को गलीली सागर से जोड़ती है। मृत सागर को गलीली सागर से ये जोड़ती है। एलिनो की स्थिति से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मानसून को कमज़ोर करता है। लानीना और एलिनो। एलिनो का उल्टा होता है लानीना। क्रायोस्फीयर शब्द किससे संबंधित है? क्रायोस्फीयर शब्द आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका हिम और बर्फ़ से। क्रायोस्फीयर रिलेटेड है हिम से। जहाँ पर क्रायो शब्द आ जाए उसका मतलब ही होता है ठंडा। क्रायो का मतलब होता है ठंडा। बर्फ़ और हिम कैसे होते हैं? ठंडे।
इसमें हिमनद, बर्फ़ की चादरें और समुद्री बर्फ़ शामिल है। यह जलवायु परिवर्तन का संवेदनशील सूचक है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर है? महाबलेश्वर में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती से आ गया है। कृष्ण जी कैसे थे? महाबलशाली थे। ट्रिक है आपकी याद करने की कि जो कृष्ण भगवान थे वो कैसे थे? महाबलशाली थे। तो कृष्णा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होती है। और ये किन राज्यों में होकर के बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फाइनली जो कृष्णा नदी है वो कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। डेथ वैली किस कारण प्रसिद्ध हुई है? क्या रीज़न है इसके फेमस होने का? तो अत्यधिक तापमान। डेथ वैली में सबसे ज़्यादा तापमान है। यह अमेरिका में स्थित है। अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर ये स्थित है। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान यहीं दर्ज हुआ है। कितना तापमान देखा गया था? 56.7 डिग्री सेल्सियस, और ये 1913 में नोट किया गया था। खासी और जयंतिया पर्वत किस प्रकार की हैं? तो ये हैं आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। लॉरेशियन पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन पठार है। और उत्तरी अमेरिका के कौन से क्षेत्र में? कनाडा वाली है। प्राचीन कठोर चट्टानों का विस्तार है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और जिनका भी एग्ज़ाम है, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा और परेशान मत होना। आप लोगों ने यदि पढ़ाई अच्छे से की है तो आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।